नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टैट साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पार्ट 4 वीडियो। और दोस्तों ये ज़्यादातर इसमें 5 मार्क्स के पॉइंट रहे होंगे, तो इसे आप जरूर देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों आप है क्या कि एक बार में ना कर पूरा वीडियो ना देखकर थोड़ा थोड़ा आप कर करके आप याद करने का इसे प्रयास करें। चलिए दोस्तों हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ प्रश्न है, एनालॉग और डिजिटल संकेत से आप क्या समझते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को जानने से पहले आपका है क्या दोस्तों कि इस वीडियो को अगर आपने लॉजिक गेट नहीं पढ़ा है तो आप लॉजिक गेट जाकर पढ़ सकते हैं। इसका जो लिंक है कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा। तो है क्या दोस्तों, एनालॉग और डिजिटल संकेत से आप क्या समझते हैं। तो एनालॉग संकेत या एनालॉग सिग्नल जो होते हैं, तो ऐसा आपका है क्या कि एक लगातार बदलने वाले संकेत को एनालॉग संकेत कहते हैं। यानी कि वैसा सिग्नल जो है जो क्या होगा लगातार बदलेगा उसे एनालॉग सिग्नल कहेंगे। या वैसा सिग्नल जो वेग तथा धारा का मान समय के साथ बदलता है, वैसा सिग्नल यानी कि संकेत मतलब दोस्तों सिग्नल होता है, ठीक है ना। वैसा सिग्नल जिसमें वेग और धारा का मान समय के साथ बदलता है तो उसे एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। प्रतिवर्ती धारा का एनालॉग संकेत, प्रतिवर्ती धारा का दोस्तों क्या है जी, एनालॉग संकेत आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पिक्चर में। अब है दोस्तों डिजिटल संकेत। तो डिजिटल संकेत क्या होता है कि वैसा संकेत जिसमें दो या दो से अधिक असंगत मान संभव होते हैं। वैसा संकेत या ऐसा संकेत जिसमें दो या दो से अधिक असंतत मान संभव होते हैं तो उसे डिजिटल संकेत कहा जाता है। दूसरी भाषाओं में ये कहा जाता है कि वैसा संकेत जिसमें वेग तथा धारा का मान दो स्तरों तक बदलता है तो उसे डिजिटल संकेत कहते हैं। और इसका मान जो है 0 से 1 के बीच होता है। कितना होता है? 0 और 1 के बीच होता है। और इसका भी आप डिजिटल संकेत का भी आप सारणी देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। अब है हमारा आगे का टॉपिक, ये दोस्तों 5 मार्क्स में आते हैं कि प्रसारण क्षेत्र तथा ट्रांसमीटर के एंटीना की ऊंचाई के बीच संबंध स्थापित करें। तो सबसे पहले आपको एक एंटीना टाइप का पिक्चर बना, आप दूसरा पिक्चर भी बना सकते हैं, जैसे क्या एनसीईआरटी ने दिया है या हम लोग बना है। और यहाँ पर एनसीईआरटी वाला पिक्चर देख सकते हैं। तो माना कि चित्र में पृथ्वी की सतह पर ए बी एक एंटीना है। ए बी क्या है दोस्तों? एक एंटीना है। ए बी जो है आपका क्या है? एक एंटीना है। ए बी यहाँ पे आपको दिख रहा है एंटीना है जिसकी त्रिज्या h है। इसकी त्रिज्या क्या है? h है। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। तो है क्या दोस्तों, ए बी एक एंटीना है और इसकी त्रिज्या क्या है दोस्तों? ऊंचाई h है और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? R है। इतना आप स्क्रीनशॉट में लेते चलेंगे दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा, उसके बाद आप देखते रहिएगा। अब है क्या कि इसका केंद्र O है और पुनः माना कि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R जो है AD बराबर CD बराबर D के बराबर है। त्रिभुज ADO में आप देखेंगे, त्रिभुज ADO में क्या दोस्तों? ADO में इधर का हाफ वाला त्रिभुज देखेंगे तो ये दोस्तों आपका कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। तो OA बराबर, तो कर्ण स्क्वायर OA बराबर क्या दोस्तों? लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है। फिर आपका दोस्तों OA का मान क्या है? तो R प्लस H है। देखिए ये R है दोस्तों और ये R है और ये क्या है दोस्तों? H है। तो R प्लस H का स्क्वायर और OA का दोस्तों OD का मान क्या है? OD का दोस्तों OD तो आपको दिख रहा होगा O से D का, ये क्या है? कैपिटल R है दोस्तों। तो OD का मान क्या है? R। फिर दोस्तों AD बराबर AC या बराबर D है दोस्तों, तो उसका मान क्या है? D स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब इसको तोड़ दीजिए A प्लस बी द होल स्क्वायर पर। तो A प्लस बी द होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये A हो गया, ये B हो गया, तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2RH मतलब A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर में दोस्तों R स्क्वायर है तो R स्क्वायर, फिर आपका D स्क्वायर है तो D स्क्वायर। अभी R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। तो क्या बच जाएगा? यहाँ D स्क्वायर है तो D स्क्वायर, 2RH है तो 2RH और H स्क्वायर है दोस्तों H स्क्वायर। अब चूंकि R स्क्वायर लेस देन H स्क्वायर अतः 2RH के तुलना में H स्क्वायर को छोड़ने पर, तो हम H स्क्वायर को छोड़ देंगे तो D स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2RH। तो D बराबर सिर्फ क्या होगा? 2×2RH। सिर्फ यहाँ H बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? D स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 2R। क्या हो जाएगा दोस्तों? D स्क्वायर बटा, देखिए D स्क्वायर है तो D स्क्वायर और ये बटा क्या होगा? 2R। ये प्राप्त व्यंजक एंटीना की ऊंचाई का ज्ञात किया जा सकता है। अब ये दोस्तों MVVI आप लगा लेंगे, इसको क्या लगा लेंगे? MVVI मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। गॉस प्रमेय क्या कहता है कि गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के अंदर, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ के अंदर है कि आवेश Q
या किसी गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश Q 1/epsilon गुणज के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात फाई ई बराबर Q × 1/epsilon। दोस्तों इसका मैं आपको एक अलग से भी वीडियो दूंगा, ठीक है, आप इससे लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। और गॉस प्रमेय का सत्यापन की बात करते हैं तो माना कि ये चित्र है, माना कि चित्र में एक आपका बंद पृष्ठ है जिसका विद्युतीय फ्लक्स फाई है और r दूरी पर Q आवेश है और इसका अल्पांश क्षेत्रफल d है। इस पर चित्र को देखिए, माना कि चित्र में एक बंद पृष्ठ है जिसका विद्युतीय फ्लक्स फाई है और r दूरी पर Q आवेश है तथा इसका अल्पांश क्षेत्रफल d है। अब है क्या, Q आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब धनात्मक आवेश के द्वारा एक आवेश तरफ विद्युत तीव्रता जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E बराबर 1/4π0 Q/r² होता है। फिर बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, तो d फाई ई बराबर EDA cos थीटा होता है। और उसके बाद दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने विद्युतीय फ्लक्स, जब भी संपूर्ण कहेगा तो इसी डाटा में आपको क्लोज इंटीग्रेशन लगाए हैं। बंद पृष्ठ रहेगा तो क्लोज इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए, तो ये क्लोज इंटीग्रेशन d फाई ई है, फिर आपका क्लोज इंटीग्रेशन EDA cos थीटा है। अब है क्या दोस्तों, समीकरण x ले लेंगे। अब है क्या, देखिए याद रखिएगा दोस्तों, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, हट जाता है, तो हट गया तो फाई ई बच गया। अब यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन हट जाएगा दोस्तों, तो ई का मान दोस्तों क्या है, 1/4π0। ई का मान वहाँ का है, वहाँ पर देखिए 1/4π0 1/4π0 और Q/r²। और दोस्तों यहाँ पर जो एरिया होता है ना, गोला का क्षेत्रफल होता है, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, और यहाँ पर कॉस गोला का मान क्या होता है 4πr², गोला का क्षेत्रफल। अब कॉस थीटा जो यहाँ पर ना, कॉस थीटा तो यहाँ मान क्या होता है 1 होता है, कॉस थीटा मान 1। अब देखिए तो 4π कट जाएगा, r² कट जाएगा, तब क्या बच जाएगा आपको, Q × 1/epsilon, Q × 1/epsilon यहाँ पे बच गया। आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए दोस्तों। तो फाई बराबर क्या, Q/epsilon, यानी सजा के लिखें तो फाई बराबर Q × 1 क्या एप्सिलॉन, प्राप्त व्यंजक गॉस प्रमेय का है। ठीक है, अब है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। अब इसका है कि यूजेज कहाँ भाई साहब, ठीक है, तो अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत तीव्रता को ज्ञात करने में, ठीक है ना, यहाँ पे अनंत रेखीय आवेश के कारण है। तो आपका अनंत रेखीय आवेश के कारण ये आपको याद रखना है कि एक E1 जो है E2 यहाँ पे cos 0 डिग्री होता है, E2 cos 90 डिग्री होता है, E3 cos 90 डिग्री होता है। तो पहले इस भाषा लिखना, मानक चित्र में एक बेलन है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है और अल्पांश क्षेत्रफल DA है और किसी बिंदु P पर विक्षेप को ज्ञात करना है। तो है क्या, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, तो EDA cos 180 डिग्री पहले ले लीजिए दोस्तों, फिर आपका है क्या, सॉरी EDA cos 0 डिग्री, फिर EDA cos 90 डिग्री, EDA cos 90, दो को 90 डिग्री रहेगा। अब दोस्तों है क्या कि 90 का डिग्री का मान cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है और 90 का मान 0 होता है, 90 का मान 0 होता है। 0 कहानी 0 हो जाएगा, 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, EDA मिल जाएगा। तो आपका क्या बनेगा EDA। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरना विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन लगा देंगे, हमने कहा था आपको d फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन EDA। अब है दोस्तों d फाई ई है तो d फाई यहाँ पे से इंटीग्रेशन से d से इंटीग्रेशन क्या हट गया तो फाई ई हो गया, फिर यहाँ d से इंटीग्रेशन हट गया तो दोस्तों क्या EA हो गया। अब है क्या दोस्तों, ये आपका फाई है तो फाई ई है तो ई, और यहाँ पे बेलन, तो बेलन का दोस्तों क्षेत्रफल क्या था 2πrl, क्या दोस्तों 2πrl, तो क्या लिखा 2πrl। फिर गॉस प्रमेय से दोस्तों, तो फाई बराबर क्या होता है Q/epsilon, समीकरण 1 से। और देखिए फाई की जगह हमने क्या लिख दिया Q/epsilon, ई है तो दोस्तों E1 है तो E1, 2πrl है तो 2πrl। अब इसको हमने क्या किया कि Q को उधर लेकर चला गया, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, देखिए Q है तो Q, आई गुना हो जाएगा इधर तिरछा तिरछी, तो है क्या दोस्तों Q बराबर E1 2πr, ये क्या गुना कर गया था दोस्तों एप्सिलॉन नॉट। अब E बराबर दोस्तों क्या होगा, Q बराबर 2πrl एप्सिलॉन नॉट। अब है क्या दोस्तों, रेखीय आवेश घनत्व से क्या होता है, लेमडा बराबर Q/L होता है, लेमडा क्या होता है Q/L होता है, तो यहाँ तो Q/L है ना, वहाँ लेमडा हम लिख सकते हैं, Q बराबर क्या है लेमडा × L, समीकरण 1 से। E है तो दोस्तों E लिखा गया, समीकरण 2 से लिखा गया, E है तो E लिखा गया है, फिर Q की जगह लेमडा × L लिखा है, फिर 2πrl है तो एप्सिलॉन था 2πrl एप्सिलॉन, लेमडा से L से L क्या हो गया दोस्तों कट गया, तो E बराबर लेमडा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब दोस्तों एक ऊपर 2 से गुना नीचे 2 से गुना, तो क्या होगा दोस्तों, तो 2L बटा 2 दूना कितना 4/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको आप सजा कर लिख देंगे, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटा 8 दोस्तों, इस प्रकार ये क्या होगा सिद्ध हो गया। अब है दोस्तों आवेशित चादर के कारण विक्षेप तीव्रता, तो ये चादर वाला हो गया। तो माना कि चित्र में एक समतल आवेशित चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश चादर का पृष्ठ होगा, घनत्व सिग्मा है और अल्पांश पर DA है और किसी बिंदु P पर विक्षेप तीव्रता E को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अल्पांश क्षेत्र से गुजरने वाला जो विद्युतीय फ्लक्स होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो d फाई ई बराबर EDA cos 0 डिग्री, EDA cos 0 डिग्री, EDA cos 90, इसमें
देखिए दोस्तों, उसमें आपका है क्या कि अनंत रेखीय आवेश वाला में उसमें एक जगह 0 डिग्री लेना है, दूसरी जगह 90 डिग्री। इसमें दोस्तों दो जगह डिग्री 0 डिग्री और एक जगह 90 डिग्री। संपूर्ण पृष्ठ से आप लिखेंगे ऐसे ही, तो फिर आपका क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर क्लोज इंटर डी फाई ई कॉस 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री दोस्तों, फिर 90 डिग्री। 0 डिग्री वाला 1 हो जाएगा, 0 डिग्री 1 हो गया, फिर 90 डिग्री 0 हो गया। तो ये प्लस ये बराबर क्या होगा 2e। समीकरण एक मान लेंगे। गॉस पर में से फाई बराबर की बटा एप्सिलॉन नॉट, फिर समीकरण एक माना जाएगा। तो फिर वहाँ पे दोस्तों फाई का मान रखा जाएगा, तो की बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर 2e है तो 2e समीकरण 2। पृष्ठीय समीकरण यहाँ इस्तेमाल करेंगे, उसमें रेखीय समीकरण इस्तेमाल किए थे कि सिग्मा बराबर की बाई ए, तो ए बराबर क्या है दोस्तों की बाई सिग्मा। तो ए का मान पुट कर देंगे उसमें। देखिए दोस्तों की बाई ए है और टू इंटू ई है तो 2 इंटू ई, ए का मान की बाई क्या दोस्तों ए लिखा गया। अब क्यू से क्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे चला जाएगा, क्यू से क्यू क्या हो गया कट गया। और आपका दोस्तों क्या बच गया सिग्मा बराबर 2e एप्सिलॉन नॉट, क्या बच गया दोस्तों 2e एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों क्या बचेगा ई बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन का मान क्या दोस्तों 8.85 × 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर। इस प्रकार प्राप्त व्यंजक आवेशित चादर का कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब तीसरा हमारा है आवेशित खोखले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो मानक चित्र में एक आवेशित गोलीय खोल है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर तथा इसके अंदर के गौसीय पृष्ठ खींचा गया है, इसके अंदर गौसीय पृष्ठ खींचा गया है। अल्पांश क्षेत्रफल दोस्तों डीए है और किसी बिंदु पी पर विद्युत तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। अब अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरना विद्युत प्लस क्या होता है डी फाई ई बराबर ई डी कॉस 0 डिग्री, फिर संपूर्ण पृष्ठ से कहेगा दोस्तों क्लोज इंटीग्रेशन लगा देंगे, 0 का मान 1 रख लेंगे तो 1 से गुना हो जाएगा। तो फाई ई बराबर क्या होगा दोस्तों ई, गॉस पर में से क्या होगा फाई ई बराबर की बटा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नेक्स्ट है दोस्तों, फिर की बटा एप्सिलॉन नॉट, फिर वहाँ पे ई है तो ई, और दोस्तों एरिया यहाँ पर गोला क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर क्या होगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा दोस्तों आर स्क्वायर। अब दोस्तों विशेष स्थिति देख लेते हैं स्पेशल केसेस। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा क्या होता है आर स्क्वायर, ठीक है ना। समीकरण दो मान लीजिए पृष्ठीय आवेश तो क्या होता है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो क्यू बराबर क्या है दोस्तों सिग्मा इंटू ए। तो समीकरण 2 से हम लिख लेंगे ई बराबर दोस्तों क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर क्या होता है क्यू बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर दोस्तों आपका है क्या सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू दोस्तों क्या है ए, क्यू का मान लिख दिया यहाँ पर, क्यू बराबर क्या सिग्मा इंटू ए, क्यू का मान सिग्मा इंटू ए, अब बटा में आर स्क्वायर था दोस्तों तो बटा में आर स्क्वायर। अब हुआ क्या दोस्तों कि एरिया जो है फिर यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा दोस्तों आपको ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब है दोस्तों आवेशित दो चालक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो मानक चित्र में आपका दो आवेशित चादर है या दो आवेशित चालक प्लेट है, ठीक है दोस्तों, प्लेट है ए और बी जिनका पृष्ठीय घनत्व क्या है सिग्मा तथा किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को ज्ञात करने हैं। ऐसे ही आपको वर्ड मिलेंगे, ई की तीव्रता ज्ञात करना है। ए आवेशित चालक पर विद्युत तीव्रता जो है क्या होता है दोस्तों E1 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर बी आवेशित चालक पर भी क्या होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। परिणामी तीव्रता दोनों को जोड़ देंगे E1 प्लस C2 हो जाएगा, तो दोनों का मान हमने पुट कर दिया दोस्तों। अब दोनों में क्या है दोस्तों सेम डाटा है, तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 से 2 क्या कट जाएगा, सिग्मा बटा क्या दोस्तों बच गया एप्सिलॉन। प्राप्त व्यंजक चालक प्लेट का विद्युत की तीव्रता है। अब ये दोस्तों क्वेश्चन है ये MVBI है, मोस्ट इंपोर्टेंट झकास गर्दा क्वेश्चन। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परिवर्तन की व्याख्या बहुत इजी भाषाओं में मैंने प्रूफ करने का प्रयास किया है दोस्तों। सबसे पहला जो भी बात लिखी गई है उसको पिक्चरों से देखकर लिखा गया है। तो है क्या मानक चित्र में AB एक तरंगाग्र है, देखिए AB एक क्या है तरंगाग्र है। मानक चित्र में AB एक तरंगाग्र है जो दर्पण से जो समतल दर्पण से आपतन कोण I बनाती है। फिर T समय के बाद वो आप बिंदु B डैश पर पहुंच जाती है। फिर आपका है B डैश A डैश, T बराबर CT त्रिज्या का चाप लेकर B डैश A डैश एक रेखा खींचा जाता है जो समतल दर्पण के साथ अपवर्तन कोण R बनाता है। देखिए दोस्तों मानक चित्र में AB एक तरंगाग्र है जो समतल दर्पण के साथ आपतन कोण I बनाता है, फिर जो T समय के बाद बिंदु B डैश पर पहुंच जाता है। फिर आपका दोस्तों T बराबर CT त्रिज्या का लाभ लेकर T बराबर CT त्रिज्या का चाप लेकर B डैश से A डैश एक रेखा खींची जाती है, ठीक है। फिर आपका दोस्तों समतल दर्पण से परावर्तन कोण R बनाता है, ठीक है। अर्थात दोस्तों AB बराबर क्या CT बराबर क्या 90 डिग्री, AB बराबर दोस्तों क्या दोस्तों और त्रिभुज ABB डैश बराबर B। दोस्तों देखिए त्रिभुज जो आपका है ना ABB डैश बराबर है
बी बी डैश बराबर, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा वाला त्रिभुज बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश बी बराबर, दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो दोनों कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। इस प्रकार दोस्तों हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहता है सत्य हो जाता है। अब इसी के अलावा दोस्तों अपवर्तन का भी देख ले, अपवर्तन वाला भी दोस्तों आप सिद्ध कर लेंगे, ठीक है ना। अपवर्तन भी आसान है। तो दोस्तों लेंस मेकर सूत्र का संपूर्ण व्याख्या करें, ये भी दोस्तों MVVI में आप रखना इसको भी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इमेज बनाना है, इस सबसे आसान मैं आपको प्रूफ करने वाला बता रहा हूँ। तो माना कि दोस्तों तो पिक्चर बना लीजिएगा, ये ई वस्तु दूरी है, भी प्रतिबिंब दूरी है यहाँ पर। फिर ये म्यू2 जो है माध्यम का अपवर्तनांक होगा, μ1 आपका माध्यम का अपवर्तनांक होगा, एगो सरल का होगा, एक विरल माध्यम का होगा, एक रेयर का होगा, एक दोस्तों एक हाई डेंसिटी का। सुनिए, माना कि चित्र में एक XY उत्तल लेंस है, XY दोस्तों क्या है, उत्तल लेंस है, जो प्रतिबिंब आई बनाता है, जो प्रतिबिंब क्या बनाता है, आई बनाती है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1, विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है, μ2 है। और पृष्ठ XMY के लिए दोस्तों, पृष्ठ क्या है दोस्तों, XMY के लिए। तो देखिए दोस्तों μ2 माइनस μ1 बटा r1 बराबर μ2 बटा v1 माइनस μ1 बटा μ। ये क्या होगा समीकरण एक, मान लीजिए पृष्ठ एक्स एंड वाई के लिए लीजिएगा μ2 माइनस μ2 बटा r2 और फिर μ1 बटा v माइनस μ2 बटा दोस्तों v। पहला क्या लेना है, μ2 माइनस μ1 बटा r1, ठीक है। और फिर इधर क्या होगा, μ2 बटा v1 माइनस μ1 बटा u, ठीक है। दूसरा वाला हम क्या ले, देखते इसको अपोजिट कर लीजिए, μ1 माइनस μ2, यहाँ r1 है तो यहाँ पर r2, और यहाँ पर दोस्तों μ2 है तो यहाँ पर μ1, और यहाँ μ1 है तो यहाँ पर μ2, यहाँ पर v1 है तो सिर्फ यहाँ v, और यहाँ u की जगह दोस्तों v1। यही आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद समीकरण 1 और 2 से बस दोस्तों इतना आप कर लिए, हो गया। अब अपने दोनों समीकरण को क्या कर लिया, जोड़ दिया। तो ये देखिए दोस्तों, इस मान को रख दिया यहाँ पर, इस मान को रख दिया दोस्तों, r1 वाला यहाँ पे रख दिया और r2 वाला यहाँ पे रख दिया, फिर बराबर का चिन्ह ले लिया, फिर ये समीकरण 1 वाला बात यहाँ रख दिया, फिर यह समीकरण 2 वाला बात यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों μ2 माइनस μ1, यहाँ μ2 माइनस μ1 कॉमन कर लिया, 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2 बच गया। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, μ2 बटा v1 फिर μ2 बटा v1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास μ बटा, अब ये कॉमन कर लिए तो 1 बटा v माइनस 1 बटा क्या हो गया u। फिर आपके पास दोस्तों ई गुना में था, इधर आएगा तो भाग में आ गया, μ2 माइनस μ1 बटा μ1, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 बराबर। अब देखिए दोस्तों 1 बाई v माइनस 1 बाई e लेंस फार्मूला होता है 1 बाई f। अब है क्या दोस्तों, इसको अल्टरनेट बटा कीजिए तो μ2 बटा μ1 फिर μ1 बटा μ1 हो जाएगा, फिर आपका है क्या 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2 1 बाई f हो जाएगा। फिर दोस्तों है क्या μ2 1 तो μ2 1 हो गया, ये अपेक्षिक अपवर्तनांक का फार्मूला हो गया। अब μ1 से 1 कट गया तो दोस्तों 1 हो गया, जो है वो लिखा गया है, जो है वो लिखा गया। फिर दोस्तों 1 बाई यहाँ इधर 1 बाई f लिख दिया, सजाकर μ2 1 माइनस 1 बराबर क्या होता है, या सॉरी μ1 माइनस 1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। प्राप्त व्यंजक क्या है दोस्तों, लेंस में कर रहा है, f फोकस दूरी है, μ2 1 अपेक्षिक अपवर्तनांक है, r दोस्तों क्या है, त्रिज्या है। अब आगे सवाल है व्यतिकरण के फ्रिंज की चौड़ाई और व्यंजक ज्ञात करें। इसके अलावा दोस्तों उत्तलाकार भी एक पूछता है, तो व्यतिकरण के बारे में सबसे पहले लिखेंगे। तो है जब समान आवृत्ति और समान आयाम के दो प्रकाश एक दूसरे से आरोपित होती हैं तो उसे व्यतिकरण कहा जाता है। व्यतिकरण की फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, सबसे पहले आपको एक इमेज बनाना है दोस्तों। इमेज के लिए यहाँ पे S1 और S2 ये छिद्र होंगे, ठीक है ना। मानक चित्र में दो S1 और S2 है, जो प्रकाश स्रोत क्या है दोस्तों है, और संचालित होती है P बिंदु पर मिल रही है, और क्या मिल रही है दोस्तों, P बिंदु पर दोनों मिल रही है। अब त्रिभुज S1P में दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों, S1P का स्क्वायर बराबर S1P का स्क्वायर दोस्तों S1L का स्क्वायर बराबर दोस्तों प्लस क्या है दोस्तों LP का स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ SP का मान जो है S1P का D है, S1P का दोस्तों D, ठीक है ना, S1P का मान D है तो D का स्क्वायर लेंगे। फिर आपका है दोस्तों SL2, तो वहाँ पर उसका SL2 का ले लेंगे तो दोस्तों D, इसका मान क्या है D, और LP का मान क्या है दोस्तों x मान D का स्क्वायर, तो यहाँ D स्क्वायर था D स्क्वायर, फिर D स्क्वायर दोस्तों, फिर यहाँ पर इसका x स्क्वायर कर लेंगे, फिर दोस्तों D स्क्वायर बटा क्या होगा 4, फिर माइनस आपका क्या दोस्तों dx, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर भी दोस्तों त्रिभुज S2TP में S2P का स्क्वायर करेंगे, फिर बराबर S2PT का स्क्वायर करेंगे, ऐसे दोस्तों गुना भाग कर आपका जो ये जो प्राप्त व्यंजक होगा फ्रिंज की चौड़ाई होगा। और इसके लिए दोस्तों आपको व्यतिकरण की फ्रिंज की चौड़ाई के लिए एक स्पेशल वीडियो जो है मेरे तरीके से शॉर्ट होगा, ये अभी आप फेयर देख रहे हैं। अब यहाँ दोस्तों पथांतर वाला भी बात आप है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब है दोस्तों बैंड के सिद्धांत को समझाइए, इसके आधार पर चालक सुचालक कुचालक का वर्गीकरण कीजिए। तो ठोस के बैंड सिद्धांत के अनुसार क्या होता है दोस्तों कि जितने परमाणु कक्षक में आपस में मिलते हैं, जितना परमाणु कक्षक में मिलता है उतने ही अणुकक्षकों का निर्माण करते हैं। जितना परमाणु आपस में मिलेगा उतने ही कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन अणुकक्षकों की ऊर्जाएं जो होती है बहुत ही कम होता है और ये परस्पर मिलकर एक बैंड का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे ठोस का बैंड सिद्धांत कहा जाता है। मोटा मोटी बात क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार आपस में परमाणु मिलेंगे तो अणु कक्षकों का निर्माण करेंगे और फिर इनका अणु जो कक्षकों होंगे ऊर्जा का स्तर बहुत ही कम हो जाएगा, तो ये परस्पर मिल जाएंगे और बैंड का निर्माण कर लेंगे और इसीलिए इन्हें ऊर्जा बैंड का सिद्धांत कहा जाता है। अब ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर अर्धचालक कुचालक की व्याख्या करते हैं। पहला बात है चालक, वे पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता कम और चालकता ज़्यादा होगी उसे चालक कहते हैं। ठीक है, और इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर होता है। अब इसकी चालकता जो है कितनी होती है? सिग्मा बराबर 10⁻² से 10⁻8 साइमन पर मीटर। एस मतलब साइमन पर मीटर। एग्जाम्पल दोस्तों सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक। सबसे अधिक चालकता जो है सिल्वर की होती है। कुचालक दोस्तों वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता अधिक और चालकता कम होती है उसे कुचालक कहते हैं। इनकी प्रतिरोधकता 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर होता है और चालकता 10⁻11 से 10⁻19 साइमन पर मीटर होता है। इसे विद्युत रोधी भी कहते हैं, जैसे शुद्ध जल, प्लास्टिक इत्यादि। अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालक और कुचालक चालकता जो है कुचालक और सुचालक के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। इनकी प्रतिरोधकता 10⁻5 से 6 ओम मीटर होता है और चालकता 10⁻5 से 10⁻6 साइमन पर मीटर है। एग्जाम्पल के सिलिकॉन और गैलियम। अब दोस्तों है क्या पीएन संधि क्या है, इसकी बनावट क्रिया विधि को समझावे और इसके उपयोग से दृष्टिकारी के रूप में कैसे किया जाता है। तो है क्या दोस्तों पीएन संधि यह एक प्रकार का अर्धचालक युक्ति होती है और ये पी प्रकार के तथा एन प्रकार के अर्धचालक के बने होते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, डायोड। अब बनावट देख लीजिए दोस्तों, पी प्रकार का अर्धचालक ये होल का प्रवाह करेगा और एन प्रकार चालक में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होगी। ये क्रिया विधि हो गई। तो है क्या पीएन संधि के अग्रवाह क्रिया विधि में आप देखेंगे दोस्तों, पहला क्रिया विधि जो है वो पीएन संधि अग्रवास की स्थिति में है, जब पीएन संधि पी टर्मिनल जो आपका है पी अर्धचालक धन टर्मिनल से और एन अर्धचालक ऋण टर्मिनल से, पी वाला धन टर्मिनल से और एन वाला ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है तो उसे अग्रवास की स्थिति कहते हैं। तथा पी अर्धचालक में कोटर और एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन जो है प्रतिकर्षित होते हैं, जिसे कोटर जो है चालक की तरह व्यवहार करेगा। अब दूसरा जो स्थिति क्रिया विधि है पीएन संधि पश्च बायस की स्थिति में, जब पीएन संधि पी अर्धचालक ऋण टर्मिनल और एन अर्धचालक धन टर्मिनल अपोजिट जुड़ा होगा तो उसे पीएन संधि का पश्च बायस स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में पी अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की ओर और एन अर्धचालक कोटर की ओर आकर्षित होता है, उसमें प्रतिकर्षित होता है, इसमें आकर्षित होता है। अब बोला है भाई साहब दृष्टिकारी के रूप में उपयोग लिखिए, तो आपका है क्या दृष्टिकारी के रूप में प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलना दृष्टिकारी कहा जाता है। अपने दृष्टि का गुण ये कारण ही पीएन संधि का उपयोग किया जाता है दृष्टिकारी के रूप में। अब दृष्टिकारी के रूप में दोस्तों यहाँ पे आप पिक्चर ले सकते हैं। तो है क्या दोस्तों ये इनपुट सिग्नल एसी होता है, इसके अर्धचक्र के लिए पीएन संधि का अग्रबायस की स्थिति में तथा दूसरे अर्धचक्र में पश्च बायस की स्थिति में जुड़ा होता है। इसके फलस्वरूप अर्धचक्र के लिए धारा परिपथ में प्रवाहित होती है और पी तथा जो है पी तथा प्रतिरोध आर प्राप्त होता है और इसे दृष्टि धारा होती है। अब है दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम को लिखिए और आइंस्टीन के समीकरण की व्याख्या कीजिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो जब दोस्तों है क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहेंगे, तो मान लीजिए कि एक मेटल है और उस मेटल पर क्या होगा कि प्रकाश आएगी तो वहाँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होगा तो उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा और उसी फोटो इलेक्ट्रॉन से क्या होगी कि उस चालक में धारा प्रवाहित होगी, उसे ही को घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे। यानी कि प्रकाश से विद्युत उत्पन्न कर देना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगा। तो जब किसी धातु पृष्ठ पर सूर्य के प्रकाश आपतित होती है तो धातु पृष्ठ से गर्म होकर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, जिसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण धातु पृष्ठ में धारा उत्पन्न हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब प्रकाश प्रभाव के नियम निम्नलिखित है दोस्तों आइंस्टीन का। इस नियम के में प्रत्यक्ष प्रमाण लेनार्ड और मिल्कर ने भी दिया था और अप्रत्यक्ष प्रमाण न्यूटन आइंस्टीन ने दिया है। पहला, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो है तीव्रता के समानुपाती होती है। दूसरी बात, आवृत्ति बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। तीसरी बात, आवृत्ति घटाने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। चौथी बात, यह एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है।
अब इसकी समीकरण की हम व्याख्या करते हैं। तो आइंस्टीन के द्वारा व्याख्या जो है एच मी बराबर ओमेगा माइनस के ई किया गया था। अब के ई आपका ध्यान दीजिए, जो हाँ एच मी है, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमने ले लिया, एच मी है तो एच मी आपका दोस्तों ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में ओमेगा, फिर के ई है तो के ई, एच है तो ए, और दोस्तों म्यू का मान क्या आता है सी बाई लेमडा, तो सी बाई लेमडा। ठीक है दोस्तों, फिर ओमेगा का मान क्या आता है एच म्यू नॉट, तो एच म्यू नॉट, फिर के ई है तो के ई, फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि दोस्तों एच को, दोनों में एच है, एच को कॉमन कर लिया, सी बाई लेमडा इंटू म्यू, फिर के ई बराबर एच है, फिर देखिए क्या दोस्तों कि म्यू का वहाँ पे हमने डाटा रख दिया अपवर्तनांक का सी बाई दोस्तों लेमडा जीरो, म्यू बराबर क्या दोस्तों सी बाई लेमडा बराबर, तो म्यू बराबर क्या सी बाई लेमडा नॉट रख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि दोनों में सी है, सी को कॉमन कर लिया तो 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। फिर दोस्तों हाफ का के काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, एस सी है तो एस सी, अब 1 बाई लेमडा 1 बाई नॉट से नॉट लिखा। अब दोस्तों काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी कि ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा गया यहाँ पर। फिर एस सी बराबर 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। अब दोस्तों है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो मानक चित्र में एक अंतरा पृष्ठ है, आप देखिए ये क्या है, एक एक अंतरा पृष्ठ है जिसमें एक आपतित किरण है, जिसमें ए बी ए क्या है तरंगाग्र है। मानक चित्र में एक एक्स वाई अंतरा पृष्ठ है जिसमें ए बी ए क्या है तरंगाग्र है। ठीक है, फिर है क्या कि अंतरा पृष्ठ पर आई कोण के साथ आपतित होती है तथा टी समय के बाद बिंदु बी डैश पर पहुंच जाती है। समस्या क्वेश्चन, बी बी डैश बराबर वी आई टी त्रिज्या का चाप लेकर बी डैश से ए डैश एक रेखा खींचा जाता है जो अंतरा पृष्ठ के साथ अपवर्तन कोण आर बनाता है। ठीक है, और सघन माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक मी वन और सघन का अपवर्तनांक मी टू, चाल जो है वी वन और वी टू। अब ये पिक्चर देखिए, मानक चित्र में एक्स वाई एक अंतरा पृष्ठ है, ए बी एक तरंगाग्र है जो अंतरा पृष्ठ पर आती है और आपतन कोण दोस्तों आई बनाती है, आपतन कोण आई बनाती है। फिर दोस्तों टी समय बाद बिंदु बी डैश पर पहुंच जाती है। अब क्या होता है कि बी बी डैश बराबर वी आई टी त्रिज्या का चाप लेकर बी डैश से ए डैश एक रेखा खींची जाती है जो अंतरा पृष्ठ के साथ अपवर्तन कोण आर बनाता है। फिर विरल माध्यम का अपवर्तनांक मी वन है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक म्यू टू है। ठीक है, और फिर इसका चाल, विरल माध्यम का चाल वी वन और सघन माध्यम का चाल वी टू है। और इस प्रकार दोस्तों है क्या कि हाइगेंस तरंग सिद्धांत के नियम के अनुसार, मतलब मी इक्वल टू क्या आता है साइन आई बटा दोस्तों क्या आता है साइन आर। आप लिख देंगे आगे चलकर मी इक्वल टू दोस्तों क्या साइन आई बाई साइन आर। इस प्रकार हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन की व्याख्या सिद्ध होती है। अब है दोस्तों चुंबक। अब दोस्तों ये प्रीवियस कंप्लीट हुए, अब दोस्तों मॉडल सेट को देखते हैं। चुंबक के दो विशिष्ट गुण को लिखें। तो चुंबक के दो विशिष्ट गुण निम्नलिखित हैं। आकर्षण का गुण होता है, तो लोह चुंबक पदार्थ अपनी ओर आकर्षित करती हैं। प्रतिकर्षण गुण होता है, चुंबक समान ध्रुव वाले पदार्थों को प्रतिकर्षित करता है। और दैशिक गुण भी होते हैं, जब चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। फिर दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व को अनुपात को लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए विद्युत ऊर्जा घनत्व एवं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात 1 होता है, अर्थात मी ई बराबर हाफ इप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, मी वी बराबर हाफ बी स्क्वायर मी नॉट इक्वल टू, इसलिए मी ई अनुपात मी वी बराबर 1। नाभिकीय ऊर्जा का घनत्व क्या है? परमाणु के नाभिक में आयतन और द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात v बराबर ए, और फिर दोस्तों समानुपाती हटाएंगे तो बराबर क्वेश्चन राशि आर ओ आ गया, और ये आर ओ बराबर वी बटा ए, जहाँ आर ओ क्या है इसका मान कितना है 1.2 फर्मी, और एक फर्मी का मान होता है 10 मीटर। आर को ही दोस्तों परमाणु का नाभिकीय ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब है दोस्तों उन दो कारकों का नाम लिखे जिनके टीवी टावर की प्रेषित सिग्नल की परास बढ़ाया जा सकता है। तो टीवी टावर के परास बढ़ाया जा सकते हैं, उनके दो नाम निम्नलिखित है। एंटीना ऊंचाई बढ़ाकर, सिग्नल के स्वच्छ रखकर, ठीक है ना दोस्तों, एंटीना को सीधा लगाकर। अब है दोस्तों प्रकाश का तरंग। अब प्रकाश एवं पदार्थ तरंग में अंतर लिखिए। तो प्रकाश दोस्तों ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और पदार्थ ये तरंग जो है डी ब्रोगली तरंग है। इसकी वेग अधिक होती है प्रकाश की, इसकी वेग कम होती है। इसमें निर्वात में गमन करेगी प्रकाश, पदार्थ का जो है निर्वात में गमन नहीं करेगा। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरबीन की बनावट क्रियाविधि को समझाइए। सबसे पहले आप लिखेंगे दोस्तों कि इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, जिसमें पहला अभिदृश्यक और दूसरा अवतल लेंस होता है। और है क्या दोस्तों, दूसरा नेत्रिका लेंस होता है। एक अभिदृश्यक एक नेत्रिका लेंस होती है, ठीक है। अब है कि अभिदृश्यक लेंस फोकस दूरी कम होती है और नेत्रिका लेंस फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों अधिक होती है। पिक्चर आप दोस्तों नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं।
क्रियाविधि, जब नेत्रिका लेंस से वस्तु को देखा जाता है तो अभिदृश्यक लेंस पर वस्तु स्वच्छ और बड़ा दिखाई देती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बताएं। अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता और नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता के गुणनफल को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं, अर्थात m बराबर MO इंटू ME, जहाँ m क्या है, m का मान L/FO इंटू D/FE होता है। उदाहरण के लिए अगर अब एक अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो ट्यूब की नली 20 सेंटीमीटर है, तो सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो वो एफ का मान दिया है, एफओ का मान 1 सेंटीमीटर, एफई का मान नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर। तो मान का आप पुट करेंगे और वहाँ ट्यूब की नली 20 सेंटीमीटर दिया है। आँख की स्पंदन क्षमता जो है न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। डी का मान तो एम बराबर 1/FO/FV इंटू FE फॉर्मूला लिखेंगे। एम बराबर, अब दोस्तों यहाँ पर मान कितना दिया है 20, तो 20 लिखेंगे दोस्तों, फिर वहाँ 25/2 हल सॉल्व करें दोस्तों, कितना आ जाएगा, कट गया दोस्तों 20, 10 से कम 10 तो कितना हो गया 150, 250 दोस्तों। अब है अवतलकार गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए फार्मूला ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये बार बार आते हैं दोस्तों, फार्मूला से डालकर पूछता है। तो मानक चित्र में एक अवतलाकार पृष्ठ है, अवतलाकार क्या दोस्तों, अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। अवतलाकार अपवर्तक क्या है, पृष्ठ है, और जिसमें दोस्तों अपवर्तक पृष्ठ है, इसमें एवे एक किरण है, वस्तु रखा गया है, आई प्रतिबिंब बनता है तथा एसी एक लंब डाला गया है, पी दर्पण का ध्रुव है, मीवन विरल माध्यम का अपवर्तनांक, मीटू सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। आई बराबर आप यह रखेंगे गामा माइनस अल्फा और आर बराबर दोस्तों गामा माइनस बीटा। स्नेल के नियम से म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। अल्फा कोण की स्थिति में क्या होता है, म्यू2 बराबर आई और म्यू1 बराबर आर। अब दोस्तों इधर लीजिएगा तो ये क्या हो गया, म्यू2 बटा म्यू1 और फिर ये दोस्तों क्या आई बटा आर, म्यू2 आर इंटू क्या दोस्तों म्यू1 आर फ्रॉम 1 एंड 2 से। अब दोस्तों देखिए म्यू2 है तो म्यू1 आर का मान हो जो है यहाँ पर वो पुट कर लीजिए, फिर दोस्तों म्यू1 का मान है, म्यू1 है तो म्यू1 और फिर आर का मान यहाँ पे क्या कर लीजिए, आई का मान यहाँ पे पुट कर लीजिए। चूंकि दोस्तों गामा का मान AB बटा CP, बीटी का मान AB बटा IP और अल्फा का मान AB बटा OP होता है। तो यहाँ पर म्यू2 बराबर क्या हो दोस्तों, AP बराबर CP, AP बटा CP माइनस AP बटा IP बराबर म्यू1 बटा AP बटा CP माइनस AP बटा OP। म्यू2 इंटू AP बराबर क्या होगा 1/CP माइनस 1/IP। म्यू2 AP बराबर दोस्तों क्या 1/CP माइनस 1/OP। म्यू2 बाई CP माइनस म्यू2 बाई IP बराबर म्यू1 बटा CP माइनस म्यू1 बटा OP। अब दोस्तों CP मतलब त्रिज्या होती है, IP मतलब इमेज का होता है, CP मतलब त्रिज्या होती है, OP मतलब ऑब्जेक्ट होता है। तो म्यू2 है तो म्यू2, म्यू2 है तो म्यू2, म्यू1 है तो म्यू1, म्यू1 है तो म्यू1। CP बदले में R, IP बदले में इमेज, CP मतलब R, OP मतलब ऑब्जेक्ट वाला। अब क्या दोस्तों, ये म्यू2 बाई आर है तो म्यू2 बाई आर लिखा गया, इधर आपका म्यू1 बाई आर है तो म्यू1 बाई ए प्लस में, इधर गया तो माइनस में, फिर म्यू2 बटा भी है, इधर म्यू2 बटा भी लिखा गया, प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में, इधर है तो प्लस में आ गया, फिर माइनस में ऑलरेडी है म्यू1 बटा मी है। फिर दोस्तों है क्या म्यू2 माइनस म्यू1, और दोस्तों दोनों का ये आपका है क्या म्यू2 माइनस क्या लिखा गया है म्यू1, अब बटा में दोस्तों क्या है आर। फिर अब क्या है दोस्तों म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा क्या दोस्तों भी। ये प्रूफ करने के लिए आते हैं। वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है क्यों, तो वायुमंडल में विद्युत उदासीन नहीं होता है क्योंकि वायुमंडल में अनेक प्रकार के गैसें पाई जाती हैं, CO2, O2, N2 इत्यादि गैस पाई जाती है। जब इन गैसों पर सूर्य के परावैंगनिक किरण पड़ती है तो गैसें अनिकृत हो जाती है और इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वायुमंडल विद्युतीय उदासीन नहीं होता है, यानी कि वो वायुमंडल जो है विद्युतीय होता है। अति चालक सब क्या समझ, जिस पदार्थ की चालकता अधिक होती है उसे अति चालक कहेंगे। जैसे चांदी के चालकता क्या होती है, ज़्यादा होती है, प्रत्येकता कम होती है। अति चालक में तीव्र गति से मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जैसे में चांदी हो गया। लेंज का नियम को लिखे, लेंज इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रवाहित धारा उस कारक का विरोध करती है जिस कारण उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए कुंडली के पास जब चुंबक को लाया जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, लेकिन जैसे धारा प्रवाहित हो जाती है उसका विरोध करने लगता है। अब है दोस्तों लोह चुंबकीय पदार्थ क्या है, इसका गुण लिखिए। वैसा पदार्थ जो लोह चूर्णों को आकर्षित करता है उसे लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल है फेकोनी, इसके गुण है क्या, ये रोएदार ठोस होते हैं, मतलब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनमें आकर्षण का गुण हो प्रबल होता है और इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। क्यूरी के नियम से आप क्या समझते हैं, क्यूरी के नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात XM समानुपाती 1/T। नोट, जिस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबक में बदलता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं। पराबैंगनी किरणों के दो गुण और दो उपयोग को लिखें। पराबैंगनी किरणों के दो गुण और उपयोग निम्नलिखित है। यह गैसों को आयनीकृत करती है, जब यह पृथ्वी पर तीव्र गति से आती है तो जीवों को जलन महसूस होता है,
इसकी आवृत्ति 10 के पावर 16 से 10 पावर 14 हर्ट्ज की होती है। अब इसका उपयोग पराबैंगनी विद्युत प्रकाश विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने में, जीवाणु को नष्ट करने में दोस्तों, और रोगी को सिकाई करने में। पराबैंगनी किरणें जो है, पराबैंगनी किरण क्वांटम सिद्धांत, तो विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है छोटे से टुकड़ों या बंडलों का समूह होता है जिसे फोटॉन कहते हैं। इसकी ऊर्जा एसमी होती है और एच प्लांक नियतांक है और मी प्रकाश की आवृत्ति है। नाभिकीय बल क्या है? इसके दो गुणिक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। इसके दो गुण निम्नलिखित हैं। पढ़ा है क्या? ये प्रबल इनके बीच प्रबल आकर्षण होता है। यह लघु परासी के होते हैं। इनके पास अधिकतम आवेश होता है। नोट डब्ल्यू ये नोट लिखना है। डब्ल्यू यह वर्ल्ड वाइड वेब का छोटा रूप है। यह एक जाल के समान होता है जो पूरी दुनिया में फैला है। फैक्स, इसका पूर्ण रूप जो है प्रतिलिपि है यानी फैक्सिमाइल है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा किसी दस्तावेज को चित्र या अक्षर या नक्शे को उसी रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसे फैक्स कहते हैं यानी कि फैक्सिमाइल, प्रतिलिपि, डुप्लीकेट। चैट, समान रुचि के व्यक्तियों द्वारा टाइप किए गए संदेशों द्वारा बातचीत को चैट कहा जाता है। ई कॉमर्स का रूप जो पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। यह कंपनियों और व्यक्तियों को इंटरनेट पर वस्तुओं की एवं सेवाओं की खरीद और बिक्री की अनुमति देता है, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। अब है क्या दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? जब किसी कुंडली के पास चुंबक लाया जाता है तो वह बल अनुभव करता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं और इस सिद्धांत पर जनित्र कार्य करता है। विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण की क्रिया पर बलाघूर्ण को ज्ञात कीजिए। किसी आवेश के द्वारा लगाया गया बल और लांबिक दूरी गुणनफल को बलाघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से कहते हैं। टाउ बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, टाउ बराबर, अब देखिए जो बल लगेगा Q इंटू और लांबिक दूरी 12 और यहाँ साइन थीटा दोस्तों। टाउ बराबर, अब Q का मान क्या होता है दोस्तों, 12 का मान क्या होगा P और यह तो साइन थीटा साइन थीटा। अब दोस्तों साइन थीटा का जब हटता है ना तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है। इस प्रकार प्राप्त व्यंजक विद्युदाघूर्ण का क्रियाशील बलाघूर्ण है। नाभिकीय रिएक्टर क्या है? इसके दो उपयोग बताए। इसमें नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय सलन अभिक्रिया, नाभिकीय सलन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया संपन्न होती है। इसकी खोज एनरिको फर्मी ने की थी और इसका जो उपयोग है परमाणु हथियार बनाने में किए जाते हैं। परमाणु बम के निर्माण किया जाता है, हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है, छोटे विस्फोटक पदार्थ बनाने का, मिसाइल बनाने में किया जाता है। ट्रांसफार्मर क्या है? इसकी क्रियाविधि को समझाइए और इसको उपयोग लिखिए। ट्रांसफार्मर एक नरम लोहा का मुलायम इस्पात का बना हुआ ऊर्जा क्षय को कम करता है। यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह एसी के लिए कार्य करता है परंतु डीसी के लिए कार्य नहीं करता है। ये दो प्रकार के, एक उपचाई एक अपचाई। क्रियाविधि में दोस्तों ये होता है कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो द्वितीय कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। उपचाई ट्रांसफार्मर यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी वोल्टता को घटा देता है लेकिन धारा का मान को बढ़ा देता है। उपचाई ट्रांसफार्मर यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीन है जो कि एसी वोल्टता को बढ़ा देता है और धारा को कम करता है। ई वाला भाई साहब बढ़ा देंगे, ई कम करेंगे। क्रियाविधि ट्रांसफार्मर के परिमाण अनुपात, प्राथमिक कुंडली तारों की फेरक संख्या और द्वितीय कुंडली तारों की फेरक संख्या के अनुपात को ट्रांसफार्मर का परिमाण अनुपात कहते हैं। इसे कैसे कहता है? K बराबर NP/NS होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता, निर्गत शक्ति और निवासित शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 99% की होती है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 10% होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग एलिनोमीटर में, रेडियो टीवी में, दूरदर्शी स्थानों तक पहुंचाने में, पावर सप्लाई में। किसी चालक को धारिता प्रभावित करने वाले कारक का नाम लिखें तो निम्नलिखित हैं। एक चालक का पृष्ठ क्षेत्रफल, विभव, आवेश, बल इत्यादि। उदासीन बिंदु से आप क्या समझते हैं? जब चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान बराबर होता है तो उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम समान होता है परंतु दिशा जो है विपरीत होती है। B बराबर BH-BH। शक्ति गुणांक किसे कहते हैं? निवेशी इनपुट और आउटपुट के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। इसे cos फाई से कहता है। cos फाई बराबर R/Z। आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। इसे cos फाई से कहता है और cos फाई बराबर R/Z। दो संधारित्र की धारिता C1 C2 है। चित्र बनाना आपको दोस्तों, आसानी से आप चित्र बना सकते हैं। श्रेणी ये आपको समानांतर क्रम का हो गया, ये श्रेणी क्रम का होगी। फार्मूला इनका होगा इसका दोस्तों श्रेणी पार्श्व क्रम का Cp बराबर C1 + C2 और इसका श्रेणी का क्रम का होगा दोस्तों C बराबर 1/C1 + 1/C2। परावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं? कुचालक पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक ध्रुवीय होता है, एक अध्रुवीय होता है।
अध्रुवीय पदार्थ को देखते हैं। अध्रुवीय प्रभावी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसका धन आवेश प्रोटॉन और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन होता है उसे दोस्तों ध्रुवीय प्रभावी पदार्थ कहते हैं। NaCl, MgCl2, H2SO4। अध्रुवीय प्रभावी पदार्थ वैसा प्रभावी पदार्थ जिसका धन आवेश प्रोटॉन और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो उसे अध्रुवीय प्रभावी पदार्थ कहते हैं, जैसे CH4, CCl4, C2H6 इत्यादि। प्रकाश के ध्रुवण से क्या समझते हैं? जब अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलती है तो उस घटना को ध्रुवण कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश जो है, देखिए जो अध्रुवित प्रकाश होगी ये तल के लंबवत गमन नहीं करती है और ध्रुवित प्रकाश तल के लंबवत गमन करती है। और जो ध्रुवित प्रकाश होगा अध्रुवित प्रकाश चकाचौंध उत्पन्न करेगा और ध्रुवित प्रकाश चकाचौंध उत्पन्न नहीं करता है। और जो प्रकाश तल के लंबवत गमन नहीं करती है उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चकाचौंध उत्पन्न करती है। डेविसन और जर्मन के प्रयोग। इस प्रयोग में उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन लिया जो टंगस्टन तंतु का बना था। इस पर एक बेरियम का लेप लगा था तथा अब इस पर एक कम वोल्टेज पर गर्म किया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन त्वरित होने लगता है और इस प्रयोग में समानांतर किरणपुंज निकलता है तथा इस किरणपुंज को जब क्रिस्टल पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में प्रकीर्णित होता है और इस इलेक्ट्रॉन की तीव्रता को संश्लेषण द्वारा मापा जाता है। इस प्रयोग में जो आपका वोल्ट होता है 44 से 68 वोल्ट होता है और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान जो है 0.165 नैनोमीटर का होता है। इसके बाद दोस्तों इमेज बनाएंगे। अब हमारा पॉइंट है चल कुंडी गैलेनोमीटर क्रियाविधि को समझाइए और इसके बारे में लिखिए। चल कुंडी क्रिया में जब किसी गैलेनोमीटर को चुंबक स्थिर होता है तो उसकी सुई कुंडली का विक्षोभ उत्पन्न करती है तो उसे चल कुंडी गैलेनोमीटर धारामापी कहते हैं। इसका दोस्तों पिक्चर है ये। और तो क्रियाविधि सिद्धांत, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गैलेनोमीटर को लटकाया जाता है, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गैलेनोमीटर को लटकाया जाता है तो उसका तल जो है चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर होता है और सुई या कुंडली विक्षोभ उत्पन्न करता है तथा बलाघूर्ण अधिकतम होता है अर्थात टाउ बराबर NIABA। ठीक है दोस्तों, फिर आपका है दोस्तों आई बराबर क्या होगा, वहाँ पे टाउ बराबर NBA हो जाएगा। कुंडली के ऐठन के लिए टाउ बराबर K5 होगा। समीकरण 1 और 2 लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, NIBA बराबर K5 बराबर क्या होगा, NIBA बराबर दोस्तों K, या आप 5 बराबर लिख सकते हैं NBA/K × I। उपयोग धारा का पता लगाने में, वोल्टेज को ज्ञात करने में। कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का चित्र खींचे और उसके बाद उसका अपवर्तनांक का फॉर्मूला निकालिए। तो प्रिज्म के बारे में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रिज्म एक प्रकार का समांगी पारदर्शी होता है जो किसी कोण पर झुके हुए कम से कम 2 समतल पृष्ठों से घिरा है। यह 2 समतल पृष्ठों से घिरे उस क्षेत्र को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जो उससे घिरा हुआ है अपवर्तक पृष्ठ है और इसके बन कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। और इसके सामने वाला भुजा क्या करते हैं, आधार कहलाती है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि विचलन कोण अपवर्तन कोण जो है आपतन कोण के बराबर दोगुना के बराबर होता है। तो विचलन कोण का सिंबल डेल्टा सिग्मा हो गया प्लस अपवर्तन कोण का ए हो गया और आपतन कोण का आई हो गया। आई बराबर क्या होगा, डेल्टा प्लस A/2। अधिकतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण का दोगुना होता है। तो ए बराबर 2r होगा तो r बराबर A/2 हो जाएगा। स्नेल के नियम से मी बराबर sin I sin r होगा। तो दोस्तों मी बराबर तो मी लिखेंगे और यहाँ साइन है तो साइन, आई का मान डेल्टा A/2/2 और दोस्तों आर का मान sin A/2। इस प्रकार आपको दोस्तों क्या होता है, प्राप्त व्यंजक जो है अपवर्तनांक का फॉर्मूला है। अब NPN और PNP ट्रांजिशन क्या है, इसकी क्रियाविधि को दोस्तों लिखे, ये आपका वर्क रहेगा और ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये हमारा नोट्स एक्सप्लेनेशन था, आप इसे ज़रूर आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, क्योंकि दोस्तों नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। मेहनत समझते हुए हमें भी मोटिवेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। कम से कम 2 और सब्सक्राइबर भी बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद दोस्तों। आप स्टेटस भी लगाइए।